नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल। स्वागत है आपका विनम गाइडेंस में। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. तो दोस्तों, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के बाद नेक्स्ट बात करते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन कैसे होती है? जैसे भी आपको बताया था, एक एमआरएनए है। इस एमआरएनए का ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो इसके ऊपर बाइंडिंग होगी। सबसे पहले इसके साथ बाइंडिंग होगी मेनली 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। देयर आर 3 इनिशिएशन फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। ये तीनों बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ट्रांसलेशन की इनिशिएशन में। इस एमआरएनए सीक्वेंस पे सबसे पहले रिकॉग्निशन होगी शाइनेट डाल्टोनो सीक्वेंस की। जो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मैंने सीक्वेंस आपको बताया भी था। और इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके स्मॉलर सब यूनिट, राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बाइंड कर जाएगी इस एमआरएनए स्ट्रक्चर के साथ। यहां पर इसका 16S आरएनए होगा, 16S आरआरएनए, जो इस शाइनेट डाल्टोनो सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा। और ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट ऐसे आकर के अकेले अटैच नहीं होती। इसके अटैचमेंट में मेजर रोल प्ले करता है IF3, इनिशिएशन फैक्टर 3, जो बेसिकली इस स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होगा और फिर इसकी बाइंडिंग करवाएगा शाइनेट डाल्टोनो सीक्वेंस के साथ। एक बार जब इसकी करेक्ट पोजीशनिंग हो गई स्मॉलर सब यूनिट की, तो यहां से ये रिकॉग्नाइज करेगा स्टार्ट कोडोन, जो कि AUG था। इस स्टार्ट कोडोन पर नेक्स्ट स्टेप में आकर के बाइंड होगा टीआरएनए मॉलिक्यूल। अब ऑब्वियसली स्टार्ट कोडोन AUG है, तो टीआरएनए मॉलिक्यूल वही वाला बाइंड होगा जिसके ऊपर मिथियोनिन अटैच्ड है, या कह सकते हैं फॉर्माइल मिथियोनिन अटैच्ड है। ये वाला टीआरएनए इसके ऊपर आकर के अटैच होगा, लेकिन ये ऐसे डायरेक्टली आकर के अटैच नहीं होता। इसके अटैचमेंट में इनिशिएशन फैक्टर 2, यानी कि ये वाला इनिशिएशन फैक्टर 2, ये पहले बाइंड करता है GTP के साथ। GTP वही फिर से एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये बाइंड करेगा और उसके बाद ये टीआरएनए, फॉर्माइल मिथियोनिन चार्ज्ड टीआरएनए, आकर के इस AUG के साथ अटैच कर जाएगा। तो ये टीआरएनए जो कि फॉर्माइल मिथियोनिन से चार्ज था, ये टीआरएनए इस पर आकर के अटैच कर गया। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है, जिसे हम कह सकते हैं राइबोसोम की 50S लार्जर सब यूनिट प्लस इनिशिएशन फैक्टर 1, ये आकर के अटैच होगा इस पूरी असेंबली में। तो यहां से मैं लार्जर सब यूनिट बनाने की कोशिश करता हूं। आप मान लीजिए कि ये लार्जर सब यूनिट है और इस लार्जर सब यूनिट के अटैचमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी आएगी इस GTP से। ये GTP कन्वर्ट हो जाएगी GDP में। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को लेकर के ये लार्जर सब यूनिट इस स्मॉलर सब यूनिट प्लस इस mRNA और पूरी असेंबली के साथ अटैच हो जाएगा। और इसी स्टेप पर यहां से रिलीज हो जाएगा बाहर IF1, IF2, IF3, यानी कि तीनों ही इनिशिएशन फैक्टर्स बाहर निकल जाएंगे, प्लस जो GDP मॉलिक्यूल है, जो GTP इसके साथ अटैच था, वो GDP भी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। जो पहली साइट है राइबोसोम के अंदर, जो AUG इनिशिएशन कोडोन है, वो
प्रेजेंट होता है फर्स्ट टाइम P साइट पर। दिस इज P साइट ऑफ राइबोसोम। इसके ठीक आगे A साइट होगी और इसके ठीक पीछे E साइट होगी। तो जब राइबोसोम नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसलोकेशन करेगा तब इलोंगेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगी। दोस्तों ये इनिशिएशन थी प्रोकैरियोट्स के केस में, मगर यूकैरियोट्स के केस में जो इनिशिएशन होती है उसमें हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एक तो उसके अंदर जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो 3 नहीं होते, जैसे प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 3 ही फैक्टर्स थे। यूकैरियोट्स के केस में देयर आर 12 प्रोटीन्स जिनकी ओवरऑल जरूरत पड़ती है किसी भी ट्रांसलेशन प्रोसेस को यूकैरियोट्स में इनिशिएट करवाने के लिए। और यहाँ पर जो राइबोसोम की बाइंडिंग है वो इतनी डायरेक्ट नहीं है। जैसे प्रोकैरियोट्स के केस में ये राइबोसोम सीधा करके शाइनिंग टारगेट सीक्वेंस के साथ बाइंड कर गया था। यूकैरियोट्स के केस में अगर ये लंबा सा mRNA है, इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, तो आपको पता है कि यूकैरियोट्स में 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल होती है, बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज होंगे, और इसके 5 प्राइम एंड पर एक 7 मिथाइल गुवानोसिन कैप होती है। जो भी राइबोसोम होता है, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट, वो सबसे पहले इस कैप को रिकॉग्नाइज करती है। यूकैरियोट्स के केस में राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट यानी कि 40S सबसे पहले आकर के 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप को रिकॉग्नाइज करेगी और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये मूव करनी शुरू करेगी 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ। अब जैसे जैसे ये मूव करती है तो ये सीक्वेंसेस को रीड करना शुरू करती है और एक सीक्वेंस आता है ये वाला, जिसे हम बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस। ये कोजैक सीक्वेंस को एक बार इसने रिकॉग्नाइज कर लिया तो यहीं से इसकी इनिशिएशन शुरू हो जाती है। तो दिस इज द कोजैक सीक्वेंस। इस कोजैक सीक्वेंस की हेल्प से फर्दर यूकैरियोट्स में इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होती है आगे। तो क्या डिफरेंस है मेन? प्रोकैरियोट्स में तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो सीधा करके एसडी सीक्वेंस से बाइंड कर गई, लेकिन यूकैरियोट्स में जो स्मॉलर सब यूनिट है उसने पहले 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप को रिकॉग्नाइज किया और वहां से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इसने मूव करना शुरू करा। जब ये स्कैन करती जाती है न्यूक्लियोटाइड्स को तो एक सीक्वेंस जब इसको मिलता है कोजैक सीक्वेंस, वहां से ये ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। तो ये है यूकैरियोटिक इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। दोस्तों इनिशिएशन के बाद अगला स्टेप आता है इलोंगेशन। ट्रांसलेशन की इलोंगेशन में मेनली 3 मैकेनिज्म होते हैं या 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है डीकोडिंग, दूसरी ट्रांसपेप्टाइडेशन और तीसरी ट्रांसलोकेशन। तो ये क्या होती है देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीकोडिंग की। जो हमारा mRNA स्ट्रैंड है इसके अंदर हमारे P साइट पर ये वाला tRNA प्रेजेंट था। इसके ठीक आगे जो नेक्स्ट साइट होगी दैट इज A साइट। इस A साइट पर 3 कोडोन्स होंगे। मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोडोन्स प्रेजेंट थे ACC। अगर ये वाले कोडोन्स प्रेजेंट थे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो tRNA आना चाहिए उस tRNA के ऊपर जो अमीनो एसिड होना चाहिए दैट शुड बी थ्रियोनिन, क्योंकि ACC जेनेटिक कोडोन हमेशा थ्रियोनिन अमीनो एसिड को ही कोड करता है। अब इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि अगला कोडोन क्या है, उसके ठीक कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन पकड़ना, ये इसका एंटीकोडोन लूप है tRNA का, उस एंटीकोडोन tRNA को पकड़ना और वो वाला tRNA जिसके ऊपर थ्रियोनिन एमिनो एसिड चार्ज्ड हो, ये वाला जो चार्ज tRNA है इसको ला करके यहां अटैच करवाना। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकोडिंग। यानी कि अगले कोड को हमने डिकोड कर दिया, हमें पता चल गया कि इस कोड के अगेंस्ट थ्रियोनिन एमिनो एसिड को अटैच होना है। तो इलोंगेशन में जो पहला स्टेज है दैट इज डीकोडिंग। सेकंड है ट्रांसपेप्टाइडेशन।
ट्रांसपेप्टाइडेशन मतलब कि जब ये अमीनो एसिड इसके ऊपर आकर के बैठ जाएगा ए साइट पर, तो ये वाला जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड और इस वाले अमीनो एसिड, जो अब अमीनो एसिड यहाँ पे आ जाएगा, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए। कुछ कुछ ऐसा सिनेरियो था, ये mRNA था। मैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा, वरना यहाँ पर फिगर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ये mRNA का स्ट्रैंड था, इसके अंदर राइबोसोम में एक पी साइट थी, एक ए साइट थी। ये यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट थे, जो एक कोड की बात कर रहे थे। यहाँ पर फिर से 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, जो अगले कोड की बात कर रहे हैं। इस कोडोन को हमने डिकोड कर लिया। इस टीआरएनए के ऊपर थ्योनिन अमीनो एसिड अटैच्ड है। यहाँ पर जो अमीनो एसिड अटैच्ड है दैट इज मिथियोनिन, क्योंकि ये स्टार्ट कोडोन था, AUG मान लेते हैं। तो अब अगला स्टेप है ट्रांसपेप्टाइडेशन, मतलब कि इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का बनना। तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो ऑब्वियसली इस अमीनो एसिड का इस टीआरएनए के साथ जो बॉन्ड था वो अलग टूट जाएगा। वो बॉन्ड टूट गया तो ये टीआरएनए फ्री हो गया, अनचार्ज हो गया, और ये वाला अमीनो एसिड अब इस वाले अमीनो एसिड के साथ आकर के अटैच हो गया। और ऑब्वियसली ये वाला अमीनो एसिड इस टीआरएनए के साथ अटैच्ड है, तो यानी कि इस टीआरएनए के ऊपर अब 2 अमीनो एसिड्स आकर के अटैच हो चुके हैं। और तीसरा स्टेप इसमें आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब कि जो यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट था, ये मान लेते हैं कि राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट थी विच इज 30S, और ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट थी विच इज 50S, और इस राइबोसोम के अंदर 3 साइट थी विच इज A, P एंड E। नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड आगे खिसक जाए। जब ये राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड आगे खिसकेगा, मतलब कि एक फ्रेम आगे शिफ्ट कर गया, उस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, एक फ्रेम आगे बढ़ जाना। जब ये एक फ्रेम आगे बढ़ेगा तो अब ये वाली साइट हो जाएगी E साइट, ये वाली साइट हो जाएगी P साइट, और आगे एक नई साइट बन जाएगी A साइट विच इज ब्लैंक, जिसके ऊपर फिर से 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड डीकोड होगा, जैसे इस स्टेप पर डीकोड हुआ था। अगले न्यूक्लियोटाइड्स, अगले 3 कोडोन्स डीकोड होंगे, एक फ्रेश टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए आकर के ए साइट पे अटैच होगा। तो इस प्रोसेस को, जिसमें राइबोसोम शिफ्ट किया 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। तो दोस्तों, इलॉन्गेशन के लिए मेनली 3 इलॉन्गेशन फैक्टर्स आते हैं। इलॉन्गेशन फैक्टर TU, इलॉन्गेशन फैक्टर TS एंड इलॉन्गेशन फैक्टर G। ये 3 इलॉन्गेशन फैक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं ट्रांसलेशन की इलॉन्गेशन में। कैसे करते हैं? सबसे पहले जो EFTU इलॉन्गेशन फैक्टर है, ये बाइंड करता है GTP के साथ, और ये बनाता है EFTU GTP कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये EFTU GTP कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के साथ, जो नेक्स्ट टीआरएनए है उसके साथ अटैच होगा। अब ये टीआरएनए चार्ज्ड है अपने अमीनो एसिड से, ये टीआरएनए अपने अमीनो एसिड से चार्ज्ड है, और इसके साथ अटैच हो गया EFTU, EFTU के साथ अटैच है GTP, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये कॉम्प्लेक्स इस टीआरएनए को प्लेस करवा देता है ए साइट पर। तो दोस्तों, इस तरीके से आकर के अटैच हो गया है। ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की, ये लार्जर सब यूनिट है। इस पी साइट पर पहला टीआरएनए प्रेजेंट था जिसके ऊपर अमीनो एसिड चार्ज था। इस ए साइट पर नेक्स्ट टीआरएनए जो कि अमीनो एसिड के साथ चार्ज था वो आकर के अटैच हुआ, और इस टीआरएनए के साथ EFTU और GTP भी अटैच्ड है। ये EFTU GTP कॉम्प्लेक्स ही इस टीआरएनए को ए पोजीशन पर, ए साइट पर प्लेस करवाता है। तो इस EFTU GTP कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल है। यहां पर जो बाइंडिंग हो रही है,
इस टीआरएनए की एंटी कोडोन और इस एमआरएनए के कोडोन्स के बीच में, यह कहना चाहिए कि इस टीआरएनए की करेक्ट प्लेसमेंट अपनी ए साइट पर प्लस इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके लिए जो एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है इस जीटीपी से। तो जिस टाइम ये पूरा का पूरा बाइंड होता है, ये वाला टीआरएनए इस अमीनो एसिड के साथ अपनी ए साइट पर बाइंड होता है, उस टाइम पर ये जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है जीडीपी में, और उसके बाद ये EFTU जीडीपी कॉम्प्लेक्स, अब मैं इसको जीटीपी हटा करके जीडीपी लिखता हूं, ये EFTU जीडीपी कॉम्प्लेक्स को रिलीज करवाने के लिए, यहां से बाहर निकालने के लिए एक और इलोंगेशन फैक्टर रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं EFTS। तो ये वाला इलोंगेशन फैक्टर मेनली इस EFTU जीडीपी कॉम्प्लेक्स को रिलीज करवाता है। अब इस स्टेप पर केवल टीआरएनए प्रेजेंट है, एक ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर इस कोडोन के कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड अटैच्ड है। यहां से ये EFTS जिस EFTU जीडीपी कॉम्प्लेक्स को बाहर ले गया था, वो कॉम्प्लेक्स दोबारा से कन्वर्ट होगा EFTU जीटीपी कॉम्प्लेक्स में, यानी कि ये जीडीपी से दोबारा जीटीपी बनेगी, और फिर ये कॉम्प्लेक्स अगले टीआरएनए को पकड़ेगा जैसे इलॉन्गेशन चलती जाएगी। तो EFTU जीडीपी, जीडीपी से जीटीपी, जीटीपी से जीडीपी, तो ये जीटीपी आगे से इंटरचेंज होता रहेगा और अगले टीआरएनए को फिर आगे प्लेस करवाएगा, फिर अगले टीआरएनए को प्लेस करवाएगा, उससे अगले टीआरएनए को प्लेस करवाएगा। तो ये इसका साइकिल चलता रहता है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसी को इलॉन्गेशन बोलते हैं, लगातार एक ही काम को बार बार रिपीटेड मोड में होना। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसपेप्टाइडेशन, जैसे कि हमने पहले किया डीकोडिंग, जिसके अंदर EFTU और EFTS इलोंगेशन फैक्टर TU एंड इलोंगेशन फैक्टर TS, दो इलोंगेशन फैक्टर्स मेनली इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रांसपेप्टाइडेशन, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड का बनना। मैंने यहाँ पर फिगर को इस तरीके से बनाया है कि ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं ताकि डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स ना बने। और यहाँ पर जो पी साइड पर टीआरएनए था, उस टीआरएनए के साथ एक एमिनो एसिड अटैच था, मैंने उस एमिनो एसिड का पूरा बायोकेमिकल स्ट्रक्चर बनाया है। ऐसे ही इसकी ए साइड पर एक और टीआरएनए है, इस टीआरएनए के ऊपर भी नेक्स्ट एमिनो एसिड अटैच्ड है, आर ग्रुप, साइड चेन, कुछ भी हो। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा। उसके लिए एंजाइम आता है, द एंजाइम इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो बेसिकली राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट का हिस्सा है। राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है उसी के अंदर आपको ये एंजाइम मिलेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये क्या करेगा, ये सीधा अटैक करवाएगा यहां से इस कार्बन पर। अगर आपको याद हो, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक कार्बन, और दूसरे एमिनो एसिड के अमीनो नाइट्रोजन के बीच में। तो जब ये यहां से इस कार्बन पर अटैक करवाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां अटैक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 ही हो सकती है, तो 2 तो इसने इस ऑक्सीजन के साथ पूरी कर ली, एक इसकी कार्बन के साथ पूरी है ही। तो यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड अटैच था वो बॉन्ड ब्रेक होगा, और अब एक नया बॉन्ड बनेगा इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में, जिसकी वजह से फर्दर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में, और ये सेपरेट हो जाएगा, दिस इज सेपरेटेड, और ये दोनों अमीनो एसिड्स आपस में अटैच हो जाएंगे वाया पेप्टाइड बॉन्ड। एक तरह का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है बीच में, उस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद फर्दर ये बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब कुछ स्थिति ऐसी बनी कि इस वाले टीआरएनए के ऊपर एक एमिनो एसिड प्रेजेंट था जो ऑब्वियसली इसके साथ चार्ज था, और इसके ऊपर जो एमिनो एसिड प्रेजेंट था वो अब इस एमिनो एसिड के साथ बाइंड हो चुका है। तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है इनके बीच में,
ये वाला अमीनो एसिड अनचार्ज्ड है, वेला बैठा है, खाली है। तो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन फिर से इस पूरे राइबोसोम का 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे खिसक जाना। जब ये राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड आगे खिसक जाएगा तो अब ये वाली साइट हो जाएगी ई साइट, ये वाली साइट हो जाएगी पी साइट, और आगे एक साइट बन जाएगी विच इज ए साइट। इस ट्रांसलोकेशन के लिए, राइबोसोम के मूवमेंट के लिए फिर से एनर्जी की जरूरत होती है विच इज प्रोवाइडेड बाय जीटीपी। ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम मूव करेगा 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे, जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगी जीडीपी में। और ये जो ट्रांसलोकेशन होती है इसके लिए एंजाइम आता है ट्रांसलोकेज एंजाइम। ट्रांसलोकेज एंजाइम जो मेनली EFG, जो हमारा इलोंगेशन फैक्टर G है, यही है ट्रांसलोकेज एंजाइम। यही इलोंगेशन फैक्टर ट्रांसलोकेज का काम करता है, यानी कि राइबोसोम को 3 न्यूक्लियोटाइड आगे की तरफ मूव करवाता है। अब वो वाला टीआरएनए जिसके ऊपर 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट थे वो पी साइट पर आ चुके हैं। ये वाला टीआरएनए जिसके ऊपर कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं था ई साइट पर आ चुका है। लेकिन आगे एक और साइट है ए साइट जो कि खाली पड़ी है, जिसके ऊपर एक नया टीआरएनए आकर के अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ EFTU GTP कॉम्प्लेक्स। ये GTP कॉम्प्लेक्स दोबारा रीजनरेट हुआ था, EFTS ने इसको रिलीज करवाया था, EFTU GDP कॉम्प्लेक्स को रिलीज करवाया था, और वापस ये रीजनरेट हुआ, EFTU GTP कॉम्प्लेक्स रीजनरेट हुआ। तो अब ये रीजनरेटेड कॉम्प्लेक्स एक नए टीआरएनए को ला करके नेक्स्ट ए साइट पर फिर से अटैच करवाएगा, और फर्दर ट्रांसपेप्टाइडेशन, फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर से ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसलोकेज एंजाइम फिर से राइबोसोम को 3 न्यूक्लियोटाइड आगे मूव करवाएगा। इस तरीके से इलॉन्गेशन प्रोसेस चलती जाती है जब तक टर्मिनेशन ना हो जाए। तो टर्मिनेशन कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों टर्मिनेशन में क्या होता है, ये हमारा एमआरएनए है। इस एमआरएनए के ऊपर यहाँ पर लार्जर सबयूनिट अटैच्ड है आरआरएनए की, यहाँ पर स्मॉलर सबयूनिट अटैच्ड है आरआरएनए की, और इसके अंदर 3 साइट्स हैं EPA, और पी साइट पर जो टीआरएनए अटैच्ड है उसके ऊपर बहुत लंबी चेन पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से सारे ही एमिनो एसिड्स अटैच्ड हैं। एक बहुत लंबी चेन है, यहाँ पर बोर्ड छोटा है तो मैंने 5 एमिनो एसिड्स दिखाए हैं, एमिनो एसिड 1 2 3 4 5, ये सारे एमिनो एसिड्स इस टीआरएनए के साथ अटैच्ड हैं। अब ए साइट पर कोडोन आया, मान लेते हैं ये वाला UGA। तो 3 स्टॉप कोडोन्स जो मैं आपको बता चुका हूं, 3 स्टॉप कोडोन्स हैं UAA, UAG एंड UGA। ये वाले इन तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन आ जाए, ये तीनों ही स्टॉप कोडोन्स हैं, इन तीनों में से कोई भी कोडोन ए साइट पर आ जाए तो एक फैक्टर आके यहां पर अटैच हो जाएगा जिसे बोलते हैं रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर इस पूरे सिस्टम को डिसअसेंबल कर देगा। राइबोसोम लार्जर सबयूनिट अलग जाओ, स्मॉलर सबयूनिट अलग जाओ, टीआरएनए अलग जाओ, एमआरएनए अलग जाओ। जब ये सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी, खत्म, ट्रांसलेशन खत्म, काम ही खत्म हो गया। यहां पर बेसिकली 3 तरह के रिलीज फैक्टर्स होते हैं, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 एंड रिलीज फैक्टर 3। अब ट्रांसलेशन में आपको ये याद रखना जरूरी है, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS, इलोंगेशन फैक्टर G, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3। और ये अपने स्पेसिफिक स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइज करेगा इन दोनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन आ जाए, रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइज करेगा। रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइज करेगा फिर से UAA और UGA, इन दोनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन आ जाए तो रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइज करेगा। और रिलीज फैक्टर 3 मेनली रिलीज फैक्टर 1
या रिलीज फैक्टर 2 को यहाँ से रिमूव करवाएगा। तो ये रिमूवल बेसिकली करवाएगा टर्मिनेशन खत्म होने के बाद, जब ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक चुकी है, टर्मिनेशन हो चुकी है, उसके बाद ये रिलीज फैक्टर को भी सेपरेट करवाना है। वो करवाने के लिए रिलीज फैक्टर 3 मेन रोल प्ले करेगा। तो मेनली ये स्टॉप कोडॉन्स हैं जिनके अगेंस्ट कोई ऐसा टीआरएनए नहीं है जिसके पास एंटी कोडॉन हो, ऑल्दो एक्सेप्शंस हैं। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि स्टॉप कोडॉन्स भी सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं, बट वो एक्सेप्शनल केसेस में कोड करते हैं। जनरली ये तीनों कोड स्टॉप कोडॉन का ही काम करते हैं, और ये स्टॉप कोडॉन्स के लिए बेसिकली 3 रिलीज फैक्टर्स आएंगे। यहाँ पर रिलीज फैक्टर अटैच होगा, सारी चीजें डिसअसेंबल हो जाएंगी, डिसोसिएट हो जाएंगी, राइबोसोम की स्मॉलर लार्जर सब यूनिट, टीआरएनए डिसोसिएट हो जाएगा, एमआरएनए डिसोसिएट हो जाएगा, प्रोटीन अलग चला जाएगा, फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोटीन की फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। और बाद में रिलीज फैक्टर 3 जो यहाँ पर रिलीज फैक्टर 1 या 2 अटैच्ड है उसको भी रिलीज करवा देगा। तो दोस्तों ये कहानी थी ट्रांसलेशन की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो ब्लैक थंब को व्यू करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं। CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, शेयर बटन पर क्लिक करके फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्तों तक मेरे वीडियोस पहुंचा सकते हैं। कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।